हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 पियर्सन आईआईटी फाउंडेशन सीरीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी शुरू की है उसमें एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे जो कि बिल्कुल थ्योरेटिकल होगा। आपके पास किताब हो तो बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, इसमें हमारा जो टॉपिक है वो है डिटेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ चार्जेस। क्या जानेंगे हम लोग? डिटेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ चार्जेस। ठीक है, पहले डिटेक्ट करना सीखेंगे और फिर टेस्ट करेंगे। डिटेक्शन मतलब चार्ज को कैसे डिटेक्ट किया जाए, उस इंस्ट्रूमेंट को अगर जाने तो सबसे पहले हमें पढ़ने की ज़रूरत है इलेक्ट्रोस्कोप। क्या पढ़ना पड़ेगा बताइए? इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप होता क्या है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि ये जानने की कोशिश करता है कि कौन सा मतलब बॉडी चार्ज्ड है या नहीं है, बॉडी चार्ज्ड है या नहीं है। दैट इज़ बॉडी या तो पॉजिटिवली चार्ज्ड होगा या निगेटिवली चार्ज्ड होगा। इसको डिटेक्ट करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। और इसमें और एक बात हम कर सकते हैं कि ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव चार्ज है या निगेटिव चार्ज है, इसको भी हम जान सकते हैं थोड़ा सा ठीक से प्रोसेस को समझने के बाद। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या है बताइए? इलेक्ट्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है। क्या है ये? दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट। व्हाट डज इट डू? ये डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट्स द चार्ज, और ये भी पता करता है ऑल्सो डिटेक्ट्स वेदर द चार्ज इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो बात समझ गए कि इलेक्ट्रोस्कोप करता क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि डिटेक्ट करता है चार्ज को, और ये भी बताता है कि वो चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। बट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को समझने के लिए आपको ठीक से कंसेप्ट को क्लियर करने की ज़रूरत है, उसे मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, इलेक्ट्रोस्कोप में सबसे फेमस जो इलेक्ट्रोस्कोप है उसका नाम है गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, जो कि आप क्लास 12 के एनसीईआरटी में भी जानेंगे। ओके, तो कौन सा स्कोप, कौन सा इलेक्ट्रोस्कोप? गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये भी एक इलेक्ट्रोस्कोप है। इलेक्ट्रोस्कोप नाम ही से पता चल रहा है, लेकिन इसमें गोल्ड के लीफ का इस्तेमाल किया जाता है। वैसे गोल्ड के लीफ के प्लेस में हम एल्युमिनियम फॉयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए इसका कंस्ट्रक्शन कैसा है, मैं बिल्कुल छोटी छोटी बातें बता दूं। वैसे इसमें बहुत बढ़िया से समझाने की कोशिश की है। मैं यहाँ पे एक ऐसा कुछ ब्रास है, इसमें कुछ और भी अंदर है। यहाँ पे थोड़ा सा फिगर आप उससे बना लें, किससे? बुक से। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे आप तो एक ये गोल्ड लीफ है और ये हमारा ब्रास है। तो ये ब्रास का स्ट्रिप है, ब्रास स्ट्रिप, और ये गोल्ड लीफ है। ओके, तो बहुत ही पतला सा। ओके, और ये जो हमारा है ये ब्रास कैप है। ओके, और ये बहुत सारी चीज़ें और भी। ये ब्रास का रॉड है। ब्रास का एक मटेरियल है, जैसे आयरन एक मटेरियल है, एल्युमिनियम एक मटेरियल है, ग्लास एक मटेरियल है, गोल्ड एक मटेरियल है, ब्रास भी एक तरह का मटेरियल है। इसमें मोटी मोटी बातें हैं। ठीक है, बेसिकली हमें बात करनी है इस रॉड के बारे में और इन लीव्स के बारे में। एक हमारा ब्रास का स्ट्रिप, एक है गोल्ड लीफ। तो इसमें एक गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास जार। पहली बात, ये किसके अंदर होता है? एक ग्लास के जार के अंदर होता है। ग्लास क्यों लेते हैं? क्योंकि ये इंसुलेटर है। ओके, प्लेस्ड ऑन ए नॉन कंडक्टिंग सरफेस लाइक वुड, मतलब इसका जो बेस होगा ये वुडन होगा। क्यों वुडन होगा? क्योंकि हमारा जो अर्थ है वो क्या है? वो अर्थ हमारा एक कंडक्टर है। हो सकता है कि यहाँ पे चार्ज लीक करके इसमें चला जाए, तो इसके लिए हम लोग बीच में क्या डाल देते हैं? इंसुलेटर डाल देते हैं। जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी का काम अगर करते हैं घर पे, कोई भी अगर घर पे आके करता है तो हम लोग क्या पहन लेते हैं? चप्पल पहन लेते हैं, जो कि अर्थ और हमारे बीच में इंसुलेशन का काम करता है। ओके, बीच में इंसुलेटर आ जाता है तो चार्ज फ्लो नहीं कर सकता, जिससे हमको शॉक नहीं लगेगा। ओके, द माउथ ऑफ अ ग्लास जार इज क्लोज्ड। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। यहाँ पे हमारा विज क्लोज विथ कॉर्क। कॉर्क CORK, कॉर्क अगर आप सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा इसके बारे में बढ़िया से। कॉर्क एक तरह का मटेरियल है, जैसे ग्लास एक मटेरियल है, आयरन एक मटेरियल है, उसी तरह कॉर्क एक मटेरियल है। एंड सील्ड विथ शिलाक मटेरियल, एक मटेरियल है उसका नाम है शिलाक। ठीक है, तो ये सब मटेरियल्स का नाम है। ये सब आप गूगल में सर्च कर सकते हैं और इसके बारे में अच्छी तरह जान सकते हैं। तो इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली हमको बात करनी है जो इलेक्ट्रिकल बातें हैं। ये हमारा एक रॉड है, ब्रास रॉड, और यह ब्रास का स्ट्रिप है, और ये गोल्ड का लीफ है। ओके, दिस सर्व्स एज एन इंसुलेटर, मतलब यहाँ पे ये इंसुलेटर्स हैं।
एंड ऑल्सो सपोर्ट्स अ ब्रास रॉड पासिंग थ्रू इट, और इसको ऐसे ब्रास का रॉड चला भी जाए और इसको जो भी हो यहाँ पे आसपास इंसुलेटर का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, जो भी हो आपको बेसिकली देखना है कि ग्लास का ये जो रॉड है ना, ये रॉड यहाँ से जा रहा है और इधर हमारा गोल्ड का लीफ है, इधर ब्रास का स्ट्रिप है। बहुत अच्छी बात है। इनसाइड द जार द लोअर एंड ऑफ द ब्रास रॉड इज फिटेड विद अ ब्रास स्ट्रिप एंड गोल्ड एंड ए स्मॉल गोल्ड फॉयल लूजली हेल्ड टू द स्ट्रिप। इसको लूजली छोड़ दिया गया है और ये ब्रास का स्ट्रिप है। होगा क्या, जब यहाँ से चार्ज आएगा तो चार्ज इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा। जो चार्ज आएगा वो सेम ही चार्ज आएगा। पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इधर भी पॉजिटिव आएगा, उधर भी पॉजिटिव जाएगा। अब ये पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और ये बिल्कुल टाइट अगर होगा, बिल्कुल एकदम रिजिड होगा, मतलब टाइट नहीं रिजिड होगा, मतलब इधर उधर नहीं कर सकता है, तो गोल्ड का लीफ बिल्कुल लूज है तो गोल्ड का लीफ क्या हो सकता है, रिपेल होगा। ये भी पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेगा, रिपेल करेगा। और जितना ज़्यादा रिपेल करेगा उतना ज़्यादा चार्ज का वैल्यू होगा, मतलब जितना ज़्यादा चार्ज का वैल्यू होगा उतना ज़्यादा रिपल्शन होगा, उतना ज़्यादा ये डाइवर्ज होगा। मतलब डाइवर्जेंस बताएगा कि चार्ज का वैल्यू ज़्यादा है या कम है। एन एल्युमिनियम फॉयल मे बी यूज्ड इंस्टीड ऑफ गोल्ड फॉयल, मतलब अगर आपके पास पैसे वैसे नहीं है ज़्यादा तो गोल्ड हटा के आप क्या इस्तेमाल करते हैं, एल्युमिनियम का फॉयल। एट द बॉटम एंड लोअर लेटरल साइड्स ऑफ द जार टिन फॉयल्स विच are fixed which help the charge to remain on the gold foil for the longer time, thus increasing the sensitivity of the electroscope। इलेक्ट्रोस्कोप की सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए कुछ और किया गया है, वो आप पढ़ सकते हैं। ब्रास कैप इज प्रोवाइडेड एट द अपर एंड ऑफ द ब्रास रॉड, यहाँ पे क्या लगा है, ब्रास कैप। अब इसके वर्किंग को समझने की अगर कोशिश करें, आपके पास बुक हो तो ज़्यादा बेटर है, मैं पहले ही कह चुका हूँ। ठीक है, सेंसिटिविटी का बढ़ाने का मतलब क्या है कि छोटे से छोटे वैल्यू को भी वो मेजर कर सके। ओके, वर्किंग में आते हैं। इनिशियली द ब्रास कैप ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप, ये जो ब्रास का कैप है, इज अर्थ टू रिमूव एंड, देखिए इसको पहले अर्थिंग करके किसी तरह से इसको अर्थिंग करके क्या कर लेते हैं, अर्थिंग करने का मतलब ये है कि इसको हम टच करा देते हैं किसी ज़मीन से, तो सारा का सारा चार्ज अगर उसमें पहले से है ब्रास के कैप में तो वो चला जाएगा। कहाँ पे, अर्थ में, मतलब ये न्यूट्रल हो जाएगा, तो यहाँ पे कोई भी चार्ज अभी नहीं आया है। ओके, remove any charge present on the foils and the brass rod। Now if the brass cap of electrode is touched, अब ब्रास कैप को अगर हम टच करें विद ग्लास रॉड रब्ड विद सिल्क क्लॉथ, मतलब ये है कि ग्लास रॉड को सिल्क के साथ अगर हम लोग रब करते हैं, तो आपको पता है ग्लास और सिल्क अगर आता है आपस में, दोनों को रब करते हैं तो ग्लास में पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और सिल्क में नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो अब अगर हम ग्लास को सिल्क के साथ क्या किए, रब किए, और उसके बाद द पॉजिटिव चार्ज ऑन द ग्लास रॉड, मतलब ग्लास रॉड में पॉजिटिव चार्ज आ गया और इस ग्लास को रब करने के बाद सिल्क के साथ जब ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ब्रास के कैप के साथ इसको टच कराए, क्या कराए, जब टच कराएंगे तो पॉजिटिव चार्ज जितना जा सकता है वो चला जाएगा किसके थ्रू, ब्रास रॉड के थ्रू, और ब्रास रॉड के थ्रू ब्रास स्ट्रिप में भी आएगा और गोल्ड के लीफ में भी आएगा, और दोनों में पॉजिटिव चार्ज आएगा और डाइवर्ज होगा, और डाइवर्ज होगा तो हम लोग पता कर लिए कि इसमें क्या है, पॉजिटिव चार्ज। और पहले से ही पता है, क्योंकि हमको ये बात कन्वेंशनली पता है कि ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रगड़ेंगे, रब करेंगे तो क्या होगा, ग्लास में पॉजिटिव चार्ज हमने मान लिया है। इसका मतलब अभी जो बात हो रही है वो डाइवर्जेंस हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ठीक है, द पॉजिटिव चार्ज ऑन द ग्लास रॉड इज ट्रांसफर्ड टू द ब्रास प्लेट एंड गोल्ड फॉयल थ्रू द कैप एंड ब्रास रॉड। एक कैप के थ्रू ये चला गया, यहाँ पे आया, ब्रास के स्ट्रिप में भी आया, गोल्ड के लीफ में भी आया। बोथ द ब्रास स्ट्रिप एंड द गोल्ड फॉयल एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज, इसमें भी पॉजिटिव आ गया, इसमें भी पॉजिटिव आ गया। दिस इंडिकेट दैट द बॉडी विच इज ब्राउट इनटू कॉन्टैक्ट विद द ब्रास डिस्क ऑफ द इलेक्ट्रोस्कोप इज चार्ज, मतलब ग्लास तो चार्ज हमको पता था, लेकिन अभी इलेक्ट्रोस्कोप डिटेक्ट कर लिया कि ग्लास में एक्चुअल में पॉजिटिव चार्ज है। अब क्या है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज अगर हम यहाँ पे लाके इसको सटाएं, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अगर सटाएंगे फिर फर्दर पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब यहाँ पे फिर पॉजिटिव आएगा, फिर पॉजिटिव आएगा, मतलब डाइवर्ज तो हुआ था और थोड़ा डाइवर्ज होगा, और थोड़ा क्या होगा, डाइवर्ज होगा। मेरी बात समझ आ रही है। तो पहले अगर हमने लेके आया था ग्लास पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिवली ग्लास समझ रहे हैं, पॉजिटिव ग्लास लेके आया था, जो पॉजिटिवली चार्ज्ड ग्लास लेके आया था वो यहाँ पे गया तो थोड़ा सा डाइवर्ज हुआ था। अब दूसरा जो बॉडी लेके आया वो भी अगर पॉजिटिवली चार्ज्ड है, मतलब अगर फिर ये डाइवर्ज हो रहा है, इसका मतलब जो चार्ज आ रहा है दोबारा वो चार्ज भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज ही है। मतलब जो बॉडी को हमने दोबारा, मतलब ग्लास रॉड को हटा के दूसरा बॉडी को सटाया, अगर वो बॉडी चार्ज्ड है और ये फिर से डाइवर्ज हो रहा है, फर्दर डाइवर्ज हो रहा है, मतलब पॉजिटिव और भी आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि और भी वो डाइवर्ज हो रहा है। मतलब और डाइवर्ज होने का मतलब जो हमने ग्लास रॉड के बाद फिर दूसरा जो बॉडी लेके सटाया, जो टच कराया, वो बॉडी भी पॉजिटिवली चार्ज्ड है। या जो हमने यहाँ पे टच कराया, अगर ये अब क्या हो रहा है, थोड़ा सा सिकुड़ रहा है, सिकुड़ने का मतलब क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज पहले से यहाँ पे था तो निगेटिव आ रहा होगा, निगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को क्या कर रहा है, न्यूट्रल कर रहा है। जब न्यूट्रल करेगा मतलब निगेटिव पॉजिटिव में और कमी आएगी, जब पॉजिटिव में कमी आएगी तो रिपल्शन भी कम होगा, मतलब चार्ज नेट चार्ज कम होगा, कम होते होते कि नेट चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो, और जब नेट चार्ज जीरो हो जाएगा तब जो एक्चुअल में जहाँ पे वो पोजीशन था, इसका जितना डिस्टेंस था वो एक्चुअल डिस्टेंस में वो आ जाएगा। फिर अगर निगेटिव चार्ज और भी आ रहा है तो इसमें भी
निगेटिव आएगा, इसमें भी निगेटिव आएगा, फिर क्या होने लगेगा, फैलने लगेगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो ग्लास रॉड जो हमने पहले सटाया था उसको हटा के फिर अगर जिसको सटाया अगर फर्दर क्या हो, फर्दर ये और भी फैले, तो समझ जाइए वो जो दूसरा बॉडी है वो पॉजिटिवली चार्ज है। और अगर जिसको लेके आए और ये पहले क्या हो, पहले वो फिर क्लोजर हो, क्लोज क्यों हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज था, नेगेटिव आके उसको क्या कर रहा है, न्यूट्रल कर रहा है। फिर क्लोज होके अगर उसकी में चार्ज और भी बचा हुआ तो फिर क्या होगा, फैलेगा, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव दोनों में आएगा, पहले न्यूट्रल हो जाएगा, फिर नेगेटिव दोनों में आएगा, तो नेगेटिव दूसरे को क्या करेगा, फैलाएगा। तो अगर हमारा जो ग्लास रॉड को सटाने के बाद जो बॉडी लेके आया अगर फर्दर ये डाइवर्ज हो रहा है, इसका मतलब है वो जो बॉडी लेके आया वो पॉजिटिवली चार्ज है। और अगर हम लेके आए जो टच कराए वो अगर पहले नज़दीक लेके आया फिर दूर लेके गया तो बोलेंगे कि निगेटिवली चार्ज्ड है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग इसका वर्किंग को समझे। उम्मीद कर रहा हूँ कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप आपको पूरी तरह क्लियर हुआ होगा। ओके, किताब को पढ़ें, आपको बढ़िया से समझ आ जाएगा। ओके, कोई लाइन न समझ आए तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी। एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी, एटमॉस्फेयर जो हमारा है वो एयर है। इसमें एयर क्या है, बैड कंडक्टर, दैट इज इंसुलेटर है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, स्टैटिक चार्ज आएगा इसमें। एटमॉस्फेयर सराउंडिंग्स द अर्थ टू कंटेन्स इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस तो होना ही है ना, इसमें कोई शक ही नहीं है, क्योंकि बॉडी किससे बना हुआ है, एटम से। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, तो बेसिकली हर सब में चार्जेस होता है। बट नेट चार्ज की बात करी जाए, बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू डिस्कवर दिस फैक्ट कि इसमें भी चार्जेस हैं। ही डिस्कवर्ड दैट क्लाउड्स कंटेन इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट विद अ काइट मेड ऑफ सिल्क क्लॉथ। काइट एक पतंग बनाया जो हवाओं में उड़ता है, सिल्क क्लॉथ के साथ उसको मिलाया गया, ठीक है, बनाया गया। ठीक है, फ्रैंकलिन मेड अ काइट विद थिन सिल्क क्लॉथ, थिन मतलब पतला सिल्क क्लॉथ लिया गया। आप खुद पढ़ के भी कर सकते हैं, ठीक है, मेरे लेक्चर को देखे बिना भी समझ सकते हैं। एंड यूज्ड आयरन वायर्स एज द क्रॉस वायर्स ऑफ द काइट, उसमें आयरन का वायर इस्तेमाल किया गया। ही अटैच द सिल्क थ्रेड टू अ सेंट्रल स्पार्क ऑफ द काइट। ठीक है, ही अटैच द सिल्क थ्रेड को किससे मिला दिया गया, सेंट्रल स्पार्क, काइट के बीच में मिला दिया। टू द अदर एंड ऑफ द सिल्क थ्रेड ही टाइड अ की मेड ऑफ आयरन, उसमें आयरन समझ ही रहे आप। देन ही फ्लू द काइट ऑन अ सर्टन डे व्हेन द स्काई वाज ओवरकास्ट, when it was not raining, कोई बारिश नहीं हो रही थी, and only dark clouds were present. Nothing happened when he brought his hand close to the metallic key which was attached to the lower end of the silk string. मतलब वो जो मौसम बिल्कुल ठीक था, जब कोई बारिश नहीं हो रही थी, उस वक्त जब वो इस एक्सपेरिमेंट को किया तो उसके हाथ को कोई शॉक नहीं लगा। लेकिन बट व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग, जब बारिश हुई तो जानते ही हैं कि बारिश होती तो जो रेन है, जो उसमें जो बारिश मतलब पानी, जो वाटर है हमारा, वो वाटर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। प्योर वाटर तो नहीं है ना, जो हमारा प्योर वाटर होगा, डिस्टिल्ड वाटर जो आप बैटरी वगैरह में डालते हैं वो डिस्टिल्ड वाटर है। हम लोग जो पानी पीते हैं वो पानी डिस्टिल्ड नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिली हुई है, मिनरल्स वगैरह मिला हुआ है। ये हमारा इम्प्योर वाटर जो होगा वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ओके, but when it started raining and he brought his hand close to the metallic key again, he observed bright sparks between the key and his fingers, giving him an electric shock. उसमें एक स्पार्क हुआ। स्पार्क होने का रीज़न क्या होता है वो हम लोग समझेंगे। वैसे क्या होता है ना, स्पार्क होने का रीज़न आप यूँ समझे कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, बीच में हवा आ गई, तो इसमें अगर ये जो बीच में आयोनाइजेशन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप यूँ समझें कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो करना चाहेगा तो ये चूँकि बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जब ये जाने की कोशिश करेगा तो जाने नहीं देगा। तो क्या होगा, जब कोई चीज़ कोई किसी को जाने नहीं दे, अगर ज़बरदस्ती जाने की कोशिश करे तो वहाँ बीच में क्या होता है, स्पार्क होता है, लाइटनिंग होता है, थंडर होता है, मतलब वहाँ से आवाज़ निकलती है, वहाँ से रोशनी निकलती है, समझ रहे हैं, और उससे हीट भी जनरेट होता है, समझ रहे हैं। जो चीज़ बैड कंडक्टर होता है उसके थ्रू अगर आप जाने की कोशिश करेंगे तो तोड़ फोड़ होगा, और तोड़ फोड़ में क्या क्या चीज़ें निकलती हैं, रोशनी मतलब लाइट, हीट और साउंड। ठीक है, लाइट, हीट और साउंड। ही कंक्लूडेड दैट क्लाउड्स कंटेन इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इट वाज ट्रांसफर्ड टू हिज हैंड्स थ्रू द सिल्क काइट, द सिल्क थ्रेड एंड द की। ओके, मतलब एटमॉस्फेयर में भी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, किस तरह से हम समझ पा रहे हैं। और ये कब होता है, जब रेन मतलब बारिश वगैरह के मौसम में अक्सर देखे होंगे कि ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं कि क्या होता है, बिल्कुल मेघ गरजता है, थंडर स्टॉर्म होता है, लाइटनिंग होता है। इसका रीज़न क्या है, एटमॉस्फेरिक इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपके लिए पढ़ने की चीज़ है। नेक्स्ट हमारा है क्लाउड्स एंड देयर इलेक्ट्रिक चार्ज। क्लाउड्स एंड देयर इलेक्ट्रिक चार्ज, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, द हीट फ्रॉम द सन एंड वार्म एयर, हीट जो निकलती है किससे, सूरज से, एंड वार्म एयर मतलब जो गर्म हवा होती है, वार्म एयर कॉज वाटर, जो पानी होता है, फ्रॉम वाटर बॉडीज़ में जो पानी होता है,
टू वेपोराइज। तो समझ, तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो हीट है किससे, सन से जो हीट निकलती है और जो वार्म एयर है उसकी वजह से जो पानी है वो वेपोराइज हो जाता है। क्या हो जाता है? वेपोराइज। दीज वेपर्स एक्यूमुलेट इन द स्काई एंड फॉर्म क्लाउड्स। ये नीचे से ऊपर जाके क्या बनाता है? क्लाउड बनाता है। व्हेन दीज वेपर मॉलिक्यूल्स रब अगेंस्ट द एयर मॉलिक्यूल, जब ये जो वेपर मॉलिक्यूल्स हैं एयर से रब होता है, मतलब अगर हम रब करें तो रब करते हैं तो क्या होता है? एक के इलेक्ट्रॉन्स दूसरे में चले जाते हैं, मतलब एक पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है, एक नेगेटिवली चार्ज। मतलब रब होने की वजह से वो जो क्लाउड है वो चार्ज्ड हो जाता है। When these vapor molecules rub against the air molecules or other vapor molecules, they acquire charge due to friction, जो कि हम लोग पढ़ चुके हैं। Thus accumulation of these molecules cause accumulation of huge amount of static electric charge। तो वो रुका हुआ चार्ज आ जाता है किसमें? उन क्लाउड्स में, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, देयर बाई इंक्रीजिंग द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द क्लाउड्स। पोटेंशियल का मतलब क्या होता है आप समझेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग से पढ़ेंगे हम लोग। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? पोटेंशियल होगा। पॉजिटिव चार्ज होगा तो हम पॉजिटिव पोटेंशियल मानते हैं, नेगेटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव पोटेंशियल मानते हैं, और चार्ज नहीं होगा तो ज़ीरो होगा। जैसे एक बाल्टी में पानी ज़्यादा है, एक बाल्टी है जिसमें पानी है ना, और बाहर जो सराउंडिंग है उसमें पानी नहीं है, तो बाल्टी को अगर हम होल कर दें तो वो पानी क्या होगा? बाहर की तरफ आने लगेगा, क्योंकि बाहर में पोटेंशियल कम है और पानी का जो बाल्टी में पानी है उसका पोटेंशियल ज़्यादा है। तो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ चार्जेस फ्लो करता है, इतना आप जान लें, ठीक है। व्हेन टू क्लाउड्स हैविंग ह्यूज अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एंड कॉन्सिक्वेंटली हाई पोटेंशियल, मतलब ज़्यादा चार्ज ज़्यादा पोटेंशियल, कम क्लोज टू ईच अदर, द एयर, उसकी एक तरफ पॉजिटिव चार्ज एक तरफ नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आगे जानेंगे, एक फील्ड होगा, उस फील्ड की वजह से बीच में जो हवा होगी वो आयोनाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ डेजलिंग वाइट क्या चलेगा, टेक्स प्लेस फ्रॉम द क्लाउड comes to close each other, the air present between them gets ionized मतलब आयन हो जाना, पॉजिटिव आयन होता है और नेगेटिव आयन होता है ना, एंड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस फ्रॉम वन क्लाउड टू अनदर रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ डेजलिंग व्हाइट स्ट्रीक ऑफ लाइट कॉल्ड लाइटनिंग। जब ये जाता है किसके थ्रू? हवा के थ्रू, तो उसमें जो भी होता है आप समझेंगे, इतना जान ले, एक में अगर पॉजिटिव चार्ज आए एक में नेगेटिव चार्ज आए, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा, चार्जेस फ्लो करने की कोशिश करेगा। तो होता क्या है, जो हवा है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वो जाने नहीं देगा। जब चीज़ें नहीं जाने दे और आप जाने की कोशिश करें, तो मैंने बोला 3 चीज़ें पैदा होती है, क्या क्या? लाइट, साउंड और हीट, वही सारी चीज़ें होती है। इसका एक्सप्लेनेशन ठीक से दिया है। Along with the lightning, a large amount of heat is produced, which results in the production of pressure waves। बहुत ज़्यादा हीट होता है, हीट होने की वजह से क्या होगा? प्रेशर। हीट ज़्यादा होने का मतलब क्या हो जाएगा? वहाँ से हवा को दूर करने की कोशिश करेगा, प्रेशर एक जगह ज़्यादा एक जगह कम हो जाएगा। प्रेशर का वेव होने की वजह से क्या होगा? करंट, मतलब एक साउंड प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? दीज वेव्स आर ट्रांसमिट इन ऑल डायरेक्शन एंड प्रोड्यूस अ लाउड साउंड विच इज कॉल्ड थंडर। मतलब थंडर और लाइटनिंग किसकी वजह से होता है? उन क्लाउड्स में चार्जेस एक्यूमुलेट होने की वजह से। क्यों होता है? जब वेपोराइज हो जाता है पानी, वो पानी वेपोराइज होकर जब ऊपर जाने की कोशिश करता है तो वो एयर के मॉलिक्यूल्स के टकराता है, जिसकी वजह से चार्जेस आ जाता है। मतलब नेट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है किसी क्लाउड में, किसी में नेगेटिव आ जाता है, फिर वो हवा के थ्रू करंट फ्लो करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से लाइटनिंग होता है और थंडर होता है। समटाइम्स लाइटनिंग प्रोड्यूसेस अ डिवास्टेटिंग इफेक्ट। कोई बहुत ज़्यादा ही अगर ह्यूज अमाउंट ऑफ चार्ज एक में आ गया, इसमें बहुत ह्यूज अमाउंट नेगेटिव चार्ज आएगा, तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस हो जाएगा। जितना ज़्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस होगा उतना हाई करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा, और जितना ज़्यादा करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा उतना ज़्यादा लाइटनिंग होगा, उतना ज़्यादा थंडर होगा। Whenever lightning occurs, पहले क्या सुनाई देता है कि दिखाई देता है? आप जानते हैं पहले रोशनी आ जाती है, लाइट आ जाती है, फिर थोड़ी देर बाद साउंड आता है। क्यों? क्योंकि लाइट की स्पीड साउंड की स्पीड से बहुत बहुत ज़्यादा है। लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और साउंड एक मैकेनिकल वेव है, समझ रहे हैं? लाइट को चलने के लिए कोई मीडियम की जरूरत, लाइट की स्पीड बहुत बहुत ज़्यादा होती है, किससे? साउंड से। Whenever lightning occurs, it tends to conduct the charge to surface of earth and always strikes a conductor that is closer to the clouds। मतलब ये है कि वहाँ से जब भी लाइटनिंग वगैरह होती है तो किधर आने की कोशिश करता है? वो जो चार्ज है, मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज किसी क्लाउड में आ गया तो नीचे की तरफ भी तो आ सकता है ना, ज़मीन की तरफ। ज़मीन में जीरो पोटेंशियल है और पोटेंशियल ज़्यादा किसके पास है? जैसे आप यूँ समझें, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ क्या फ्लो करता है? हीट फ्लो करता है। वैसे ही हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है। तो हाई पोटेंशियल किधर है? क्लाउड के पास, और लो पोटेंशियल किसके तरफ? मतलब जीरो पोटेंशियल ज़मीन में, ठीक है ना। तो ये सब समझेंगे आप। जैसे क्लाउड में पॉजिटिव आ गया और यहाँ पे जीरो है, तो पॉजिटिव से जीरो की तरफ क्या फ्लो करेगा? करंट फ्लो करेगा। यहाँ पे अगर नेगेटिव है और यहाँ पे जीरो है तो इधर जाएगा। ये आप समझेंगे बाद में क्या क्या होता है, ठीक है। बात ये है कि जो भी है फ्लो करेगा, कुछ करंट फ्लो करेगा, या तो नीचे से ऊपर की तरफ आएगा या ऊपर से नीचे की तरफ आएगा। ये और डिटेल आप समझेंगे आगे की क्लासेस में। Whenever lightning occurs, it tends to conduct the charge to surface of the earth and always strike the conductor that is closer to the clouds। अब क्लाउड के नज़दीक कौन होगा? जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग होगी, बड़े बड़े पेड़ होंगे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होगी, उसके नज़दीक। ज़मीन तो सबसे नीचे आ गया, उससे ऊपर कौन होगा?
जो घर होंगे और जो घर सबसे ज़्यादा लंबा होगा, ज़्यादा फ्लोर्स बने हुए हैं, जो 10 फ्लोर्स का है, 20 फ्लोर्स का है, 30 फ्लोर्स का है, उसमें पहले क्लाउड अटैक करेगा, ठीक है। दिस मीन्स लाइटनिंग स्ट्राइक्स अ कंडक्टर हुज हाइट फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम, जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा हाइट का होगा एट दैट प्लेस, फॉर एग्जाम्पल टॉल बिल्डिंग्स एंड ट्रीज। एंड नेगेटिवली चार्ज क्लाउड्स इंक्लूड द पॉजिटिवली चार्ज ऑन द टॉप सर्फेस ऑफ द टॉल बिल्डिंग एंड नेगेटिव चार्ज एट इट्स ग्राउंड लेवल। होता क्या है, ये कह रहा है नेगेटिव चार्ज क्लाउड, मान लेते हैं क्लाउड है हमारा और ये क्लाउड नेगेटिवली चार्ज है, तो और ये बिल्डिंग है हमारी, इस बिल्डिंग में देखना है ये बिल्डिंग क्या करेगा, नेगेटिवली चार्ज जो है ना ये पॉजिटिव चार्ज को नज़दीक करेगा और नेगेटिव को क्या करेगा, रिपेल करेगा। मतलब नेगेटिव दूर से दूर होते जाएगा और पॉजिटिव नज़दीक से नज़दीक होते जाएगा। बात समझ आ रही है, किसकी वजह से होगा, इंडक्शन की वजह से, इंडक्शन ऑफ चार्जेस। समझ पा रहे हैं, ये आप मैंने पता है चार्जिंग बाय इंडक्शन में। A negative charge cloud induces a positive charge on the top surface of tall building and negative charge, ठीक है। When it rains, the moist air है ना, moist air between the cloud and the building creates a conducting path between the two, इन दोनों के बीच है ना, so that the electrons on the cloud flow to the building through the path, ठीक है। When the electrons from the cloud reach the top of the building, high electrons current flows through the building, thus setting the building on fire। क्या कह रहा है देखिए, व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है तो ऐसा होता है जो मॉइस्ट एयर है बिटवीन द क्लाउड एंड द बिल्डिंग, बिटवीन द क्लाउड एंड द बिल्डिंग क्रिएट्स अ कंडक्टिंग पाथ बिटवीन द टू, सो दैट द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द क्लाउड फ्लो टू द बिल्डिंग। ये इलेक्ट्रॉन्स ये बिल्डिंग के थ्रू फ्लो करता है ना। द सेटिंग द बिल्डिंग ऑन फायर, मतलब अगर देखिए ये एक्चुअल में क्या है ना, जो हमारी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग तो बैड कंडक्टर से बना हुआ है ना, कंक्रीट वगैरह से बना हुआ है, और कंक्रीट्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। थोड़ा सा मॉइस्ट होने की वजह से ये ऊपर नीचे से ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स जाने की कोशिश करता है, लेकिन चूंकि ये बैड कंडक्टर जाने में बाधा डालेगा, और जब कोई चीज़ बाधा डालता है मतलब रुकावट करती है, मतलब बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस होता है, और उसके थ्रू कोई अगर जाए तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा तो क्या होगा, साउंड होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा, बहुत लार्ज लाइटनिंग हो सकती है, और उससे ज़्यादा खतरनाक हीट प्रोड्यूस हो सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा हीट हो जाए तो ये पूरी बिल्डिंग क्या हो सकती है, आग लग सकती है इसमें। तो इसके बचाव के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बाहर से एक हम लोग वायर लगा देते हैं बहुत ही मोटा सा, जिसको हम बोलते हैं लाइटनिंग कंडक्टर, आगे जाके पढ़ते हैं। देखिए व्हेन रेस हो गया, व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द क्लाउड रीच द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, high electric current flows through the building, thus setting the building on fire. Thus lightning sometimes produces a destructive effect. To protect such tall building from lightning, generally lightning rods are provided at the top में हम लोग क्या कर देते हैं, एक lightning rod लगा देते हैं, है ना, जो कि ज़मीन में हम लोग गाड़ देते हैं। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि अब इलेक्ट्रॉन्स नीचे से ऊपर आए या ऊपर से नीचे आए, जो भी हो, करंट अगर फ्लो करना चाहेगा तो किससे फ्लो करना चाहेगा, ये तो हमारा जो घर बना हुआ है कंक्रीट से बना हुआ है, जो कि हमारा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और ये क्या हमारा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो किससे, यहाँ दोनों में अगर ऑप्शन मिले कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स जाना चाहेगा वो किधर से जाना चाहेगा, इससे जाना चाहेगा, इससे जाना चाहेगा, वो कंडक्टर से जाना चाहेगा ऑब्वियसली। तो कंडक्टर से जाएगा तो क्या होगा, वो स्मूथली जा सकता है, क्योंकि कंडक्टर्स रुकावट नहीं डालता है, रुकावट नहीं डालेगा तो फायर मतलब हीट, साउंड और लाइटनिंग का कोई इशू होने वाला नहीं है। तो सारा का सारा करंट किससे जाएगा, लाइटनिंग कंडक्टर से जाएगा, जिससे हमारा घर बच जाएगा। ओके, टू प्रोटेक्ट सच बिल्डिंग्स, टॉल बिल्डिंग्स ऑन लाइटनिंग रॉड इज कहाँ चला गया, generally lightning rods are provided at the top, the highest point of the building. A lightning rod is good conductor of electricity through which charge can flow. This lightning rod is connected to the earth by means of thick strip of conductor. यहाँ पे जाके हम लोग गाड़ देते हैं, किसमें, ज़मीन में। Generally copper is used its top so as to receive the lightning charge at the specific point. कहाँ जाए, the lightning generally copper is used, copper का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, and the thick strip, मोटा सा स्ट्रिप इस्तेमाल करते हैं। द लाइटनिंग कंडक्टर हैज शार्प पॉइंट्स, तो लाइटनिंग कंडक्टर्स में शार्प पॉइंट्स होने से क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा जो चार्ज है वो एक्यूमुलेट कर सकता है और लेके और इसमें कहाँ चला जा सकता है, ज़मीन में। द लाइटनिंग कंडक्टर हैज शार्प पॉइंट्स at its top so as to receive the lightning charge at the specific point. Once the charge is received at the conductor, it passes the ground through the conducting strip, thus the building is safeguard from damage. बात समझ आ गई। तो बात क्या है, इसका जो कंक्लूजन है अब यूँ समझे कि होता क्या है, जब क्लाउड में बहुत ज़्यादा चार्ज आ जाता है तो क्लाउड के चार्जेस, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव को ऊपर बुलाता है और नेगेटिव को दूर करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे से ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है। तो आने की कोशिश करेगा या जो भी हो, यहाँ पे करंट का सिचुएशन आ सकता है। क्या सिचुएशन आ सकता है, करंट। और करंट अगर आ जाए और वो करंट फ्लो करने की कोशिश करे, किससे, आपकी बिल्डिंग से, और बिल्डिंग से जब वो करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा और बिल्डिंग इज़ मेड ऑफ बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और जिसकी वजह से जब इससे जाएगा तो इसमें हीट जनरेट होगा और उस हीट की वजह से पूरे
आपके बिल्डिंग में आग लग सकती है। तो इसको सेफ रखने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं, लाइटनिंग कंडक्टर, कि जो भी हमारा चार्ज एक्यूमुलेट होगा, जो भी करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा, वो किससे कोशिश करेगा, कंडक्टर से, जिससे हमारा जो बिल्डिंग वो बच जाएगा। दैट इज़ ये सेफ गार्ड है। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी बातें आपको समझ आएगी। इसमें कोई न्यूमेरिकल्स टाइप की कोई चीज़ नहीं थी, कोई भी क्वेश्चंस बनाने की चीज़ें नहीं थी, सारे थ्योरी थी। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें इलेक्ट्रिक करंट पे डिस्कस करेंगे, और टाइम मिलेगा तो कुछ और चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।